आज हम बात करने वाले हैं साइलो सीजन 3 एपिसोड 4 की। ये एपिसोड इस पूरी सीरीज का गेम चेंजर है। हमें पता चलता है कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। एपिसोड के आखिर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जो हमारे होश उड़ा देता है। इस एपिसोड में मैं रिकैप बताऊंगी, उसके हिडन मीनिंग्स और ये एपिसोड बुक से कितना अलग है इसके बारे में भी बात करूंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कमील को अब पूरा यकीन हो चुका है कि जूलियट जिंदा रही वो साइलो के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इसी वजह से वो एमी को ऑर्डर देती है कि जूलियट को बेहोश कर दे ताकि वो उसे खत्म कर सके। एमी कमील की बात मान लेती है। ऐसा लगता है जैसे वो सिस्टम के ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है एमी सबको हैरान कर देती है। वो एमरसन को ही बेहोश कर देती है और जूलियट को लेकर वहां से भाग जाती है। वो जूलियट को मेडिकल के अंदर बने एक सीक्रेट टनल में ले जाती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसी टनल की वजह से रेडर्स और कमील के लोग उन दोनों को ढूंढ नहीं पाते। रास्ते में जूलियट को एमी पर भरोसा नहीं होता क्योंकि अब तक एमी भी सिस्टम का ही हिस्सा नजर आ रही थी। तब एमी एक बहुत बड़ा राज बताती है। वो कहती है कि जब से जूलियट को दवाइयाँ दी जा रही हैं, तब से वो जानबूझकर उनकी डोज कम कर रही थी, इसलिए जूलियट की यादें धीरे धीरे वापस आने लगी थीं। एमी बताती है अगर जूलियट की मेमोरी पूरी तरह दबा दी जाती तो वो कभी सच तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए उसने चुपके से उसकी मदद की बिना किसी को पता चले। ये सीन एमी के कैरेक्टर को पूरी तरह बदल देता है। अब तक वो एक नॉर्मल नर्स लग रही थी, लेकिन यहाँ कंफर्म हो जाता है कि वो काफी वक्त से सिस्टम के खिलाफ सीक्रेटली काम कर रही थी। उसने खुद को लॉयल एम्प्लॉय दिखाया ताकि किसी को उस पर शक न हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात मेडिसिन वाली है। पहले लग रहा था कि जूलियट की मेमोरी अपने आप वापस आ रही है, बट अब पता चल रहा है कि इसके पीछे एमी का हाथ था। यानी एमी ने सिर्फ जूलियट की जान नहीं बचाई, बल्कि उसकी असली पहचान और उसकी यादों को भी बचा लिया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अब अगर कमील या रॉबर्ट को पता चल गया कि उसने एमरसन को बेहोश किया और जूलियट को भगाया, तो एमी को भी गद्दार मानकर फौरन मारा जा सकता है। इसीलिए ये सिर्फ एक भागने का सीन नहीं है, बल्कि एमी का खुलेआम रिबेलियन ज्वाइन करने का मोमेंट भी है। दूसरी तरफ लूकस कैनेडी, कैट, सैंडी और बाकी आउटसाइडर्स के साथ मीटिंग करता है। लूकस उन्हें एक ऐसी बात बताता है जिस पर किसी को यकीन ही नहीं होता। वो कहता है कि साइलो के बाहर की दुनिया बिल्कुल भी सेफ नहीं। बाहर हरी भरी जमीन या साफ आसमान नहीं, बल्कि एक बंजर और जहरीली दुनिया है। कैनेडी फौरन लूकस की बात को झूठ मान लेता है। उसे लगता है कि आईटी ने लूकस का ब्रेन वॉश कर दिया है। तब लूकस उन्हें पूरा सिस्टम समझाता है। वो बताता है कि जब किसी इंसान को क्लीनिंग के लिए बाहर भेजा जाता है तो उसके हेलमेट में एक फेक खूबसूरत दुनिया दिखाई जाती है। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? रीजन सिंपल है, ताकि क्लीनर को लगे बाहर सब कुछ नॉर्मल है और इसी खुशी में वो सोचता है कि साइलो के लोगों को भी ये खूबसूरत नजारा दिखना चाहिए। इसीलिए वो कैमरा साफ कर देता है, लेकिन असल में कैमरे के बाहर कोई हरियाली नहीं होती। क्लीनर को सच कभी दिखाया ही नहीं जाता। कुछ ही देर बाद फॉल्टी टेप की वजह से जहरीली हवा क्लीनर की जान ले लेती है। कैनेडी को लूकस की बात पर अब भी भरोसा नहीं, जबकि कैट, सैंडी और बाकी लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। इसी बीच डैनी भागते हुए आता है और सबको वार्न करता है कि रेडर्स लूकस को ढूंढ रहे हैं। इसलिए फौरन सब वहां से निकल जाते हैं और डिस्कशन अधूरी रह जाती है। अब तक जितना हमने देखा उससे इतना तो समझ आता है कि साइलो का सिस्टम सिर्फ लोगों को कैद नहीं करता, उनके दिमाग को भी कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लीनर से जबरदस्ती कैमरा साफ नहीं करवाया जाता। उसके सामने इतनी खूबसूरत फेक रियलिटी क्रिएट की जाती है कि वो खुद अपनी मर्जी से कैमरा साफ कर देता है। उसे लगता है कि वो एक अच्छा काम कर रहा है, जबकि असल में वो सिस्टम की प्लानिंग का हिस्सा बन चुका होता है। यानी साइलो की अथॉरिटी का असली हथियार बंदूकें या रेडर्स नहीं, टेक्नोलॉजी और परसेप्शन कंट्रोल है। जब लोगों को असलियत ही बदल कर दिखाई जाए तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। ये खुलासा लूकस के कैरेक्टर को भी और इम्पोर्टेंट बना देता है। पहले लोग उसे सिर्फ एक साइंटिस्ट या आईटी का आदमी समझते थे, अब वही इंसान सच का मैसेंजर बन गया है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उसके पास सच है, लेकिन उस सच पर यकीन करने के लिए लोग अभी तैयार नहीं। हम कह सकते हैं कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वो नहीं होता जो हमें बताया जाता है, बल्कि वो होता है जो हमें दिखाया जाता है। उधर शर्ली को जूलियट की बहुत फिक्र हो रही है। वो उसे देखने पहुंचती है, बट दरवाजे पर तैनात रेडर्स उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं।
रेडर्स किसी को भी जूलियट के पास नहीं जाने देना चाहते क्योंकि अब वो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट बन चुकी है। शर्ली बार बार रिक्वेस्ट करती है कि उसे सिर्फ एक बार मिलने दिया जाए। रेडर्स उसकी एक नहीं सुनते। तभी वहाँ नॉक्स पहुँचता है। पहले लगता है मानो वो सिर्फ शर्ली को वहाँ से ले जाने आया है, मगर कुछ ही देर बाद वो अचानक रेडर्स के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। रेडर्स का पूरा ध्यान नॉक्स पर चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शर्ली चुपके से अंदर घुस जाती है। शर्ली जूलियट की रूम की तरफ बढ़ती है। वहाँ वो देखती है कि रॉबर्ट और कमील जूलियट और एमी को ढूंढने की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट कहता है कि एमी ने जूलियट की मदद की है और शायद उसे डीप डाउन में अपने परिवार के पास ले गई होगी। कमील रॉबर्ट को जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि अगर जूलियट ने एक और रिबेलियन शुरू कर दी तो एल्गोरिथम सेफगार्ड प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर सकता है। ये बात सुनकर शर्ली को समझ आ जाता है कि जूलियट भाग चुकी है। अब शर्ली भी रॉबर्ट और कमील का पीछा करने लगती है ताकि वो जूलियट तक पहुंच सके और उसकी मदद कर सके। दोस्तों, ये सीन दिखाता है कि रिबेलियन अब सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि एक सॉलिड प्लान के साथ चल रहा है। नॉक्स और रेडर्स की लड़ाई पहले दिखने में एक इम्पल्सिव रिएक्शन लगती है, लेकिन असल में वो एक मास्टर स्ट्रोक डिस्ट्रैक्शन थी। उसका असली मकसद शर्ली के लिए रास्ता साफ करना था ताकि वो बिना किसी की नजर में आए इन्फर्मरी के अंदर घुस सके। और इसका असर देखिए, रॉबर्ट और कमील को अब समझ आ चुका है कि उसके अपने घर में ही चोर बैठा था। एमी का नाम सामने आना इस बात का सबूत है कि उनका सबसे भरोसेमंद नेटवर्क अब बिखर रहा है। यहाँ कमील जब सेफगार्ड प्रोटोकॉल का जिक्र करती है तो डर साफ दिखता है। अथॉरिटी को सिर्फ जूलियट से नहीं, उस चिंगारी से डर लग रहा है जो जूलियट के जिंदा होने से पूरे साइलो में आग लगा सकती है। अब ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं बची, अब ये माइंड गेम्स और स्ट्रैटेजी की जंग बन चुकी है। इसी बीच पॉल और मॉली ऑर्ला की मौत का सच जानने कॉर्नर के पास पहुंचते हैं। वहाँ जो खुलासा होता है वो उनके होश उड़ा देता है। अब तक सबको यही लग रहा था कि ऑर्ला की मौत राज किलिंग गैस की वजह से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया। कॉर्नर के मुताबिक ऑर्ला के सिर के पिछले हिस्से पर किसी भारी और मजबूत चीज से वार किया गया था, कुछ लोहे का सरिया जैसी टाइप चीज। इसी वजह से उसकी मौत हुई। कातिल ने उसे मारकर उसकी लाश माइंस में फेंक दी ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, पाप कभी छुपता नहीं। इस सीन का असली मतलब बहुत डार्क है। साइलो में सच को सिर्फ झूठ बोलकर नहीं बल्कि सबूत दफनाकर छुपाया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर मुजरिम एक न एक गलती जरूर करता है। साइलो में हुए गैस लीक की वजह से जब रेस्क्यू टीम नीचे पहुंची तो कत्ल का ये सबूत उनके सामने आ गया। इस खुलासे के बाद पॉल को समझ आ जाता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया कत्ल है। वो फौरन डेप्यूटी मर्फी से कहता है कि कार्लो को सप्लाई में बुलाया जाए क्योंकि अब ये इन्वेस्टिगेशन एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यहाँ असली सवाल ये है, ऑर्ला को क्यों मारा गया? बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऑर्ला के हाथ कोई ऐसा राज लग गया था जो साइलो के सबसे पावरफुल लोगों को सबके सामने एक्सपोज कर सकता था। उधर एमी जूलियट को सीक्रेट टनल के जरिए सेफली बाहर निकाल देती है जहाँ शर्ली उसका इंतजार कर रही है। अब जूलियट का सिर्फ एक ही मकसद है, डिगर वॉइड तक पहुँचना, यानी साइलो के उस एरिया में जहां पुरानी खुदाई की मशीनें रखी हुई हैं। उसे यकीन है कि वहीं उसके कई सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे ही वो डिगर वॉइड की एंट्रेंस पर पहुंचती है, उन्हें बताया जाता है मेन एंट्रेंस अब पूरी तरह सील है। हैवी मेटल डोर्स और कंक्रीट बैरियर की वजह से उस रास्ते से अंदर जाना मुमकिन नहीं। कुछ पल के लिए लगता है कि अब इनका प्लान यहीं खत्म हो गया, लेकिन उसी वक्त जूलियट के दिमाग में एक पुरानी याद फ्लैश होती है। उसे जॉर्ज याद आता है। जॉर्ज हमेशा कहता था कि साइलो में बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते। तभी जूलियट को अचानक याद आ जाता है कि उसे दरवाजा कैसे खोलना है। वो मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है और सीक्रेट डोर खुल जाता है। इसके बाद वो अकेली उस पैसेज के अंदर चली जाती है, जबकि शर्ली बाहर ही रुक जाती है। हम देखते हैं अंदर एपिसोड का सबसे बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। ये सीन दिखाता है कि जूलियट की यादें सिर्फ उसका पास्ट नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी हैं। अगर जूलियट को जॉर्ज के साथ गुजरे हुए पल याद न आते तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि डिगर वॉइड का एक खुफिया रास्ता भी है। मेन गेट सील होने के बाद उसका मिशन वहीं खत्म हो जाता। इस सीन में जॉर्ज फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी सिखाई हुई बातें और उसकी यादें आज भी जूलियट की मदद कर रही हैं। यानी जॉर्ज की लेगेसी अब भी जूलियट के फैसलों को गाइड कर रही हैं। हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी सिर्फ एंट्रेंस को बंद कर सकती है जो नजर आ रही है, लेकिन नॉलेज और मेमोरी को लॉक नहीं कर सकती। सिस्टम ने गेट सील कर दिया, लेकिन जूलियट के दिमाग में छुपी इंफॉर्मेशन को नहीं मिटा पाए।
जब जूलियट खुफिया टनल के जरिए डिगर वॉइड के अंदर पहुंचती है, पूरा एरिया अंधेरा और सुनसान होता है। जूलियट बहुत संभल कर आगे बढ़ती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अंदर उसका सामना किससे होने वाला है। थोड़ी देर बाद वो एक टेंट के पास पहुंचती है। पहले उसे लगता है कि शायद यहाँ रॉबर्ट या उसके लोग होंगे, पर जैसे ही वो टेंट में देखती है, उसे एक ऐसा चेहरा नजर आता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। साथ ही हम भी, बर्नार्ड जिंदा है। पिछले एपिसोड में रॉबर्ट ने सबको बताया था कि आग की वजह से बर्नार्ड मर चुका है। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा था कि बर्नार्ड की लाश इतनी बुरी तरह जल गई थी कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। इसी वजह से सबने मान लिया कि बर्नार्ड की कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब सच बिल्कुल उल्टा निकलता है। बर्नार्ड न सिर्फ जिंदा है बल्कि इसी जगह छुप कर रह रहा है। इस पॉइंट पर हमारे मन में एक साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर बर्नार्ड जिंदा है तो रॉबर्ट ने सबसे झूठ क्यों बोला? उसने बर्नार्ड को दुनिया की नजरों से छुपा कर क्यों रखा? और सबसे बड़ा सवाल, बर्नार्ड और जूलियट अब मिलकर क्या करने वाले हैं? यही सस्पेंस अगले एपिसोड के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा और होश उड़ा देने वाला ट्विस्ट है। बर्नार्ड का जिंदा होना पिछले कई एपिसोड्स की पूरी कहानी को बदल कर रख देता है। सीजन 2 को याद करें तो बर्नार्ड और लूकस ही ऐसे बंदे थे जिन्हें सारे सीक्रेट्स और एल्गोरिथम की A to Z नॉलेज थी। सीधी सी बात, सेफगार्ड प्रोटोकॉल और IT के सीक्रेट कोड्स के बारे में सिर्फ बर्नार्ड और उसके शैडो लूकस को पता था। रॉबर्ट सिम्स को इन डीप सीक्रेट की नॉलेज नहीं थी। तो फिर सिम्स ने बर्नार्ड को क्यों बचाया? इसकी दो सबसे बड़ी थ्योरीज निकल कर आती हैं। पहली थ्योरी है लूकस कायल का सीक्रेट मास्टर प्लान। आग लगने के बाद लूकस ने ही बर्नार्ड को रेस्क्यू किया और उसे सबकी नजरों से दूर छुपा दिया। बर्नार्ड की मौत का झूठ इसलिए फैलाया गया ताकि साइलो को लगे कि उनका मेयर मर चुका है। लूकस और बर्नार्ड ने सीक्रेटली सिम्स को भी अपने साथ मिला लिया क्योंकि बिना सिक्योरिटी हेड की मदद से बर्नार्ड को छुपाना मुमकिन नहीं था। दूसरी थ्योरी, सिम्स का रियलाइजेशन। सिम्स ने शुरू में बर्नार्ड को सिर्फ एक सीक्रेट प्रिजनर या एसेट के तौर पर बचाया होगा, लेकिन अब जब कमील ने सेफगार्ड प्रोटोकॉल का जिक्र किया तब सिम्स के होश उड़ गए। सिम्स को समझ आ गया कि इस डेडली प्रोटोकॉल को बाईपास करने का दिमाग सिर्फ बर्नार्ड और लूकस के पास ही है। इसका मतलब ये है कि बर्नार्ड का जिंदा होना कोई किस्मत नहीं बल्कि एक ऐसा दिमागी खेल है जिसमें जूलियट की बाहर की नॉलेज और बर्नार्ड की IT मास्टरी मिलकर ही पूरे साइलो को तबाही से बचा सकती हैं। ये सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन है। शो ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि सिम्स डबल एजेंट है या खुद लूकस का मोहरा। इसका असली राज आगे आने वाले एपिसोड में हो सकता है पता चले। इस एपिसोड में एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अगर हम पिछले कुछ एपिसोड्स को ध्यान से देखें तो नोटिस होता है कि रॉबर्ट को कई बार जूलियट को पकड़ने या फौरन मारने का मौका मिला, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। हर बार ऐसा लगता है जैसे वो उसे किसी वजह से बात करना चाहता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पंप रूम 76 का है। वहाँ भी रॉबर्ट का बिहेवियर बाकी लोगों से अलग था। अगर उसका सिर्फ एक ही मिशन होता कि जूलियट को खत्म करना है तो वो उसी वक्त ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने बार बार उसे समझाने और कुछ बताने की कोशिश की। उस वक्त ये बात समझ नहीं आई, लेकिन अब जब पता चलता है कि बर्नार्ड जिंदा है तो रॉबर्ट के पिछले एक्शंस को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब लगता है कि शायद रॉबर्ट का असली प्लान जूलियट को रोकना नहीं बल्कि उसे सही जगह तक पहुंचाना था। हो सकता है उसे पता हो कि जूलियट ही वो इंसान है जो बर्नार्ड तक पहुंच सकती है और आने वाले खतरे को रोक सकती है। इसी वजह से रॉबर्ट बार बार जूलियट को डायरेक्टली एलिमिनेट करने की जगह उसके साथ कांटेक्ट बनाना चाहता था। एक और चीज, शो ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि रॉबर्ट जूलियट की मदद ही कर रहा था। ये उसके एक्शंस को देखकर निकाली गई एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। फिलहाल हम इतना जरूर कह सकते हैं कि रॉबर्ट के फैसले पहले जितने सिंपल लग रहे थे उतने हैं नहीं। उसके हर स्टेप के पीछे कोई न कोई हिडन मोटिव जरूर है, मगर वो मोटिव क्या है इसका फाइनल जवाब शो ने अभी तक नहीं दिया। यानी साइलो की दुनिया में किसी कैरेक्टर को सिर्फ हीरो या विलन कहना मुश्किल है। हर इंसान अपनी इन्फो, अपने सीक्रेट और अपने एजेंडा के हिसाब से फैसले ले रहा है। इसीलिए रॉबर्ट अब एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है जिसके असली इरादे अभी भी ऑडियंस से छुपाए गए हैं। चलिए अब पास्ट की कहानी पर आते हैं। डैनियल और हेलन छुपकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोनों पेंटागन के फॉर्मर एम्प्लॉय सैम रैमजी से मिलते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि सैम के पास ईरान ऑपरेशन से जुड़ी कोई ऐसी इन्फो हो सकती है जो अब तक दुनिया से छुपाई गई है।
लेकिन जब डैनियल और हेलेन उससे सवाल करते हैं तो सैम बहुत घबरा जाता है। वो खुलकर कुछ भी बताने से मना कर देता है। उसके चेहरे से ही पता चल रहा होता है कि वो सच जानता जरूर है, बट उस सच को बोलने से डर रहा है। एक हफ्ता गुजर जाता है, फिर अचानक सैम डैनियल को फोन करता है। इस बार उसकी आवाज पहले से अलग है। वो बताता है कि उसने पुरानी फाइल्स और रिकॉर्ड्स दोबारा देखे हैं और ईरान ऑपरेशन से जुड़ी बहुत जरूरी जानकारी उसके हाथ लगी है। यानी अब इन्वेस्टिगेशन एक नए और बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। इसी दौरान हेनरी भी डैनियल और हेलेन से मिलता है। वो इन्हें सीधे धमकाता नहीं, बल्कि एक लालच देता है। हेनरी कहता है कि अगर ये दोनों इन्वेस्टिगेशन यहीं रोक दें तो सबकी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। वो इन्हें बताता है कि स्टीव को एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है, जेम्स का पूरा लोन माफ किया जा सकता है, शार्लेट का मेडिकल ट्रीटमेंट भी अरेंज हो जाएगा। मतलब अगर डैनियल और हेलेन सच की तलाश छोड़ दें तो इनके आसपास के हर इंसान की जिंदगी अचानक आसान बन सकती है। ये सुनकर डैनियल और हेलेन समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक मदद का प्रपोजल नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन रोकने के बदले दी जा रही एक डील है। ये सीन दिखाता है कि पावरफुल लोग हमेशा सच छुपाने के लिए हिंसा या धमकी का ही सहारा नहीं लेते, कई बार वो इनाम और फेवर का यूज करते हैं। हेनरी ने डैनियल और हेलेन को जेल भेजने या उन्हें मारने की धमकी नहीं दी, उसने इनके आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का प्रॉमिस दिया। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जहां इंसान को मजबूर किया जाता है कि वो खुद ही सच की तलाश छोड़ दे। स्टीव की जॉब, जेम्स का लोन और शार्लेट का ट्रीटमेंट, ये तीनों अलग अलग फेवर्स नहीं हैं। ये दिखाते हैं कि सिस्टम के पास इतनी पावर है कि वो लोगों की जिंदगी एक पल में बेहतर और बदतर बना सकते हैं। सैम रैमजी का पहले डरना और बाद में फोन करके सच बताना भी इसी बात का सबूत है कि ईरान ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसे बहुत सालों से छुपाया गया है। इस स्टोरी लाइन का असली मैसेज ये है कि कवर अप सिर्फ फाइल्स छुपा कर नहीं होता, बल्कि लोगों की जिंदगी खरीद कर भी किया जा सकता है। जब सिस्टम किसी को पैसे, प्रमोशन, मेडिकल हेल्प या करियर का लालच देता है तो वो बिना एक भी गोली चलाए सच बोलने वालों को चुप करा सकता है। इसीलिए यहाँ प्रेशर डर से कम और रिवॉर्ड के जरिए ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है। सैम रैमजी का फोन आना और हेनरी की वार्निंग के बाद डैनियल और हेलेन को एहसास होता है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन अब बहुत खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुकी है। दोनों को शक होने लगता है कि कोई इनकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहा है। इस डर की वजह से वो एक बड़ा फैसला लेते हैं। दोनों अपने मोबाइल फोन्स तोड़ देते हैं ताकि अगर इनके डिवाइसेस हैक हुए हों या उनमें ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर हो तो इनकी लोकेशन और बातें किसी तक न पहुंच सके। फोन डिस्ट्रॉय करने के बाद डैनियल पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में दोबारा सोचना शुरू करता है। तभी उसे अचानक स्टीव की एक पुरानी बात याद आती है। स्टीव अक्सर ऑनलाइन चेस खेलता था। पहले डैनियल को लगता था कि वो सिर्फ टाइम पास के लिए चेस खेल रहा है, लेकिन अब जब हर तरफ कॉन्स्पिरेसी और सर्वेलेंस का माहौल है, डैनियल को इस बात पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद स्टीव असल में चेस नहीं खेल रहा था। हो सकता है चेस बोर्ड और उसकी मूव्स सिर्फ एक कवर हो और उन मूव्स के जरिए वो किसी दूसरे इंसान तक सीक्रेट इन्फो पहुंचा रहा हो। हम कह सकते हैं जो चीज एक नॉर्मल ऑनलाइन गेम लग रही थी वो शायद एक हिडन कम्युनिकेशन मेथड हो सकती है। इसी एहसास के साथ डैनियल इन्वेस्टिगेशन को एक बिल्कुल नए एंगल से शुरू कर देता है। यहाँ हमें समझ आता है कि डैनियल की सोच अब और ज्यादा शार्प हो गई है। पहले वो सिर्फ सबूत ढूंढ रहा था, पर अब वो हर छोटी चीज के पीछे छुपा पैटर्न देखने लगा है। फोन्स तोड़ना सिर्फ अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए नहीं था, ये दिखाता है कि डैनियल को अब पूरा यकीन हो चुका है कि इनके खिलाफ बहुत पावरफुल लोग काम कर रहे हैं और नॉर्मल कम्युनिकेशन सेफ नहीं रहा। स्टीव के चेस गेम वाली थ्योरी भी इसी वजह से जन्म लेती है। असल दुनिया में भी इंटेलिजेंस एजेंसीज और क्रिमिनल नेटवर्क कभी कभी नॉर्मल दिखने वाले प्लेटफॉर्म का यूज सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। इसलिए डैनियल को लगता है कि स्टीव की चेस गेम भी किसी कोड का हिस्सा हो सकती हैं। पर अभी शो ने ये कंफर्म नहीं किया है कि स्टीव वाकई चेस के जरिए सीक्रेट मैसेज भेज रहा था। ये सिर्फ डैनियल का शक है। हमें भी इसी थ्योरी के बारे में सोचने के लिए हिंट दिया गया है। अगर आगे चलकर थ्योरी सच साबित होती है तो इसका मतलब होगा कि चेस बोर्ड पर चलने वाली हर चाल का एक हिडन मीनिंग था। उस हालात में चेस सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क बन जाएगा, जहां हर मूव एक कोड और हर मैच एक सीक्रेट मैसेज हो सकता है। इस एपिसोड का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इस दुनिया में सच कभी सीधा सामने नहीं आता। हर इंसान एक चेहरा दुनिया को दिखाता है और एक चेहरा अपने अंदर छुपा कर रखता है। इसीलिए हर एपिसोड के साथ एक नई लेयर खुलती है।
जैसे जैसे ये लेयर्स हटती जाती हैं, वैसे वैसे ऑडियंस को समझ आता है कि साइलो की सबसे बड़ी दीवार कंक्रीट की नहीं बल्कि सीक्रेट्स और धोखे की बनी हुई है। और उस दीवार को तोड़ने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, सच को पहचानने की सोच भी चाहिए। चलिए अब देखते हैं ये एपिसोड किताबों से कितना अलग है। दोस्तों, यू होवे की ओरिजिनल साइलो बुक्स में नर्स एमी और इन्फर्मरी ट्रैप वाली कहानी है ही नहीं। बुक्स में लोगों की याददाश्त किसी नर्स या दवाई की वजह से नहीं बल्कि साइलो के पानी में मिले केमिकल की वजह से धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए एमी के मेडिसिन कम करके जूलियट की मेमोरी वापस लाने वाला सीन भी बुक्स में नहीं मिलता। दूसरी तरफ जूलियट भी बुक्स में इन्फर्मरी में नहीं फंसती। वो साइलो 17 से रेडियो के जरिए मेडिकल टीम से कांटेक्ट में रहती है और नॉक्स की टीम भी इन्फर्मरी से बाहर लड़ाई करके डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती। बुक्स में मैकेनिकल और आईटी के बीच की तकरार ज्यादा टेक्निकल है, जहां रेडियो कम्युनिकेशन, पावर सिस्टम और साइलो के कंट्रोल पर ज्यादा फोकस किया गया है। टीवी शो ने इस टेक्निकल पार्ट को थोड़ा सिंपल और ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया, इसलिए मेकर्स ने नर्स एमी का बिट्रेयल, नॉक्स की फाइट और इन्फर्मरी चेज जैसे नए सीन्स ऐड किए। इससे कहानी में सस्पेंस, एक्शन और इमोशनल टेंशन और बढ़ जाती है, जो टीवी स्क्रीन पर दिखने में ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। किताबों में लूकस कभी भी कोई मीटिंग करके सबको हेलमेट इल्यूजन का सच नहीं बताता। बुक्स में ये सच धीरे धीरे आईटी मॉनिटर्स और जूलियट के कस्टम हेलमेट के जरिए सामने आता है। शो मेकर्स ने ड्रामा और मास रिबेलियन को एक्साइटिंग बनाने के लिए लूकस का ये ग्रुप एक्सप्लेनेशन वाला सीन ऐड किया है। और दोस्तों, एक और सबसे बड़ा बुक फैक्ट, बुक में ऑल्डा नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं और ना ही ये रैट किलिंग गैस और रेबर मर्डर वाली कोई इन्वेस्टिगेशन हुई थी। किताबों में ये पूरा सब प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता। शो मेकर्स ने पॉल बिलिंग के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने और साइलो के अंदर के डार्क क्राइम्स को एक्सपोज करने के लिए ये ऑर्ला वाला मर्डर मिस्ट्री ट्रैक स्पेशली टीवी सीरीज में ऐड किया है। किताबों में बर्नार्ड अपनी फेक मौत नहीं दिखाता। बुक में बर्नार्ड साइलो 1 के डोनाल्ड कीन और उनके लीडर से डायरेक्ट रेडियो कम्युनिकेशन पर होता है। जब साइलो 18 में रिबेलियन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तब बर्नार्ड साइलो 1 से रिक्वेस्ट करता है कि इस रिबेलियन को दबाने के लिए उन्हें गाइडेंस या शटडाउन एक्सेस दिया जाए। अब अगर बात करें रॉबर्ट सिम्स की, तो बुक में उसका कैरेक्टर इतना बड़ा या स्मार्ट नहीं था। किताबों में सिम्स सिर्फ बर्नार्ड का एक लॉयल इन्फोर्सर और हेड ऑफ सिक्योरिटी था, जो बिना दिमाग चलाए सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता था। उसे न तो आईटी के सीक्रेट्स पता थे, न ही उसकी वाइफ कमील का कोई ऐसा मास्टरमाइंड रोल था। बुक में रिबेलियन के दौरान सिम्स की मौत हो जाती है। शो मेकर्स ने सिम्स के कैरेक्टर को एक फैमिली मैन, डबल माइंडेड स्ट्रैटेजिस्ट और पावरफुल विलन के रूप में पूरी तरह रिक्रिएट किया है। बाकी अगर हेलन और डैनियल की बात करें तो मैं उनके बारे में पिछले एपिसोड्स में ही बता चुकी हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं खत्म करते हैं। देखते हैं क्या होता है अगले एपिसोड में। बाय।